सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। सीटेट परीक्षा में संस्कृत से पूछे गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, उसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट मिले, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट मिलता है। चलिए, पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से विषय किम कथनम सत्यम मस्ति। कहने का मतलब है भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आप देखोगे, लेखनात् पूर्वम पठनम प्रवर्तते, मतलब लिखने से पहले पढ़ना आना चाहिए। आपने कभी देखा है ऐसे बच्चे को जो लिखने से पहले पढ़ना सीख गया हो? पॉसिबल ही नहीं है। बोलना सीखना अलग चीज़ है। देखिए, वाचन की बात अगर करेंगे ना दोस्त, वाचन की बात है मतलब कि बोलना, और पठन का मतलब क्या होता है? पठन का मतलब होता है पढ़ना। जो मैं लिखा हूं ना, इसको पढ़ना बोलते हैं। और अगर मान के चलो किसी बच्चे को ये लाइन जो पढ़वाऊं बच्चे से, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है लेकिन बोलता है मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो उसने क्या बोला? वाचन। तो देखिए, लिखने से पहले कोई भी बच्चा बोल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो पढ़ ले। अगर कोई बच्चा ए फॉर एप्पल बता देता है तो वो सिर्फ शब्दों को बता रहा है, लेकिन राम आम खाता है, अगर वो बच्चा लिखना नहीं जानता है तो वो पढ़ भी नहीं सकता कि राम आम खाता है लिखा हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरी बात करेंगे, छात्रे भी आवश्यक। आप घर में भी इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करिए। जो बच्चा लिखना नहीं जानता है उससे एक लाइन पढ़वा के देखिए, नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, छात्रेभ्य आवश्यकम अस्ति, छात्रों के लिए आवश्यक है कि पठनाम पूर्व लिखना, मतलब कि पढ़ने से पहले वो लिखना सीख जाए। तो पॉसिबल है ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा ना। तो जब भी बच्चा पढ़ना और लिखना जब सीखता है ना, तो दोनों साथ साथ सीखता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बच्चा सीख जाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश। लेकिन जब एक लाइन जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसको अगर बात करें कि बच्चा जो है वो पढ़ना सीख जाए बिना लिखे, पॉसिबल ही नहीं है। और लिखना सीख जाए बिना पढ़े, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों साथ साथ चलता है। जैसे जैसे बच्चा लिखना सीखेगा वैसे वैसे बच्चा पढ़ना भी सीखेगा। दोनों साथ साथ चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं। और जितनी बारी मैं आपको बता रहा हूं कि पेडागोजी डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारी आदत रटने वाली है, समझने वाली नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन बच्चे जो हैं थोड़े से जल्दी में होते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर हज़ारों कर लोगे ना, कभी पेडागोजी नहीं आएगी जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ाइए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तभी फ्यूचर में शिक्षक बनोगे। नहीं तो डिग्री लेकर के कुछ होने वाला है नहीं। पता चले डिग्री ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन शिक्षक बनने के लिए आपको पेडागोजी शिक्षण शास्त्र आना इंपॉर्टेंट है। काचिद अध्यापिका स्वकक्षाम चतुणी समूही समूहेषु विभाजयत विचारोत्तेजक विमर्श सा छात्रेभ्यः भूदृश्याना भवनान व्यक्तिनां विचाराना प्राददत। ठीक है, अब मान के चलो कि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं आपके हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैं आपके जगह पे हूँ, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। बेशक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप इससे रूबरू हो ही नहीं। आप जब भी पेपर आता है तब संस्कृत का मुंह देखते हो, उससे पहले तो बस मतलब संस्कृत को छूना ही नहीं चाहते। तो रीज़न क्या है? चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती हैं, थोड़ी सी पहचानी पहचानी सी लगती नहीं है। तो आपको क्या करना, कुछ टैग वर्ड्स पकड़ने, ये पूरा पढ़ना है और इसमें से नज़रें ऐसी देखनी है कि जैसे कि शिकार करना है। ठीक है ना, आपको शिकार करना। अब शिकार कैसे करना है? रैंडम चीज़ों को देखोगे। जैसे आपने देखा समूहेषु व्याभाजयत, ठीक है, मतलब समूह में विभाज्य कर दिया गया। ठीक है, अब विचारोत्तेजक विमर्श सा छात्रेभ्य भूदृश्यानी, मतलब कि छात्र जो है, एक अध्यापिका क्या है, स्वयं के कक्षा में समूह में विभाजित कर देती है विचार विमर्श करने के लिए छात्रों को। ठीक है, तो अब मान के चलिए कोई क्लास में छात्र है, समूह में विभाजित कर दिया गया है, तो किस तरीके के कार्य होंगे? यही सारी चीजें यहां पर बोला जाता है एत्कार्य कथ्यते। ठीक है, तो बच्चे जो है यहां पर देखिए लिखित मतलब कि आपस में लिखने का पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। छात्रों को यहां पर डिवाइड कर दिया गया है। आपकी क्लास में अगर आप ही में 25 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चों को 10 बच्चों को इधर, 10 बच्चों को उधर, कुछ बच्चों को यहां पर मूल्यांकन के लिए लगा दिया जाए, तो ये किस तरीके का कार्य है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। याद रखिएगा, मिलकर के ही प्रोजेक्ट बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट तो आपको सिंगल के लिए मिलता है ना, समूह बनाने के लिए तो मिलता नहीं है।
तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे कि जो समूह में कराई जाती है, वो समूह में क्या कराई जाती है, समावेशी शिक्षा। तो जब भी समावेशी शिक्षा की बात आएगी, सभी बच्चे एक साथ होते हैं, समूह में होते हैं, विभाजित करके मूल्यांकन भी की जाती है, सिखाया भी जाता है, चर्चा भी की जाती है, विचार विमर्श भी किया जाता है। लेकिन जब बच्चे क्लास में एक दूसरे के समूह में कार्य करते हैं, तो उनको किस तरीके का वर्क दिया जा सकता है उसको करने के लिए, तो उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है कि तुम 4 लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। असाइनमेंट खुद बनाया जाता है, घर पे ले जाते हो, लिखते हो। ठीक है, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। उसको बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट बोलते हैं कि प्रोजेक्ट मिला लिखने के लिए। नहीं, आपको असाइनमेंट मिला, प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रोजेक्ट में 4-5 लोग एक साथ होते हैं। आप देखोगे फिल्मों में भी बोला जाता है कि ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, मतलब वो अकेले नहीं बना रहा है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं बनाने वाले। ठीक है, तो दत्त कार्य तो होगा नहीं। ठीक है, भाषण कार्य से कोई मतलब है ही नहीं कि एक दूसरे को समूह में बना दिया तो भाषणबाजी हो रही है। टेलीविजन तो है नहीं, ना ही न्यूज़ चैनल है कि यहाँ पर भाषणबाजी होगी। पर्यटन से कहीं दूर दूर तक मतलब है नहीं। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 2 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने 5 से 6 मिनट में देखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बकवास वाली बातें तो करते नहीं हैं, और जितनी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं ये दिमाग में आपके धीरे धीरे जाएगा। अब समावेशी कक्षा भी याद रखिएगा, समावेशी कक्षा से बार बार सवाल बनता है। समावेशी कक्षा में हर जाति धर्म का बच्चा होता है, हर तरीके का बच्चा वहाँ पर देखने को मिलेगा, और सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, और हर बच्चा जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं सीख सकता है। किसी में भेदभाव नहीं करा जाता, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि काचिद अध्यापिका छात्राणा शिक्षणस्य निष्पादनस्य भिन्न भिन्नावसरेषु कानिचित प्रकरणानि एकत्रितानि करोति। अब देखिए, मैं आपके हिसाब से, देखिए मुझे ये नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है। मेरे दिखाने से आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन नहीं होगा, सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, या अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वो चीज़ें जाननी जरूरी हैं जो आपको चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है, इतने लंबे चौड़े सेंटेंसेस को आप पढ़ोगे, तो पॉसिबल है कि आप यहाँ पर 2-3 बारी पढ़ोगे और अर्थ समझने की कोशिश करोगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हो सकता है सही उत्तर निकल जाए, ना भी निकले। लेकिन मेरा कहने का संदर्भ ये है कि आप संदर्भ में ये चीज़ समझिए कि इसमें मोटा मोटी लिखा क्या है। जैसे मैंने अपने गद्यांश भी कराए थे तो मैंने समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर हिंदी में मोटा मोटी देखो, शिक्षण निष्पादन भिन्न भिन्न कानिचित प्रकरण एकत्रतानि मूल्यांकन अभिलेख। तो मूल्यांकन अभिलेख आपको पता है ना, जहां पर भी मूल्यांकन अभिलेख निकलेगा कि आपके मूल्यांकन का एक अभिलेख है, आपको कहीं भी नहीं जाना। मूल्यांकन अभिलेख क्या होता है? पोर्टफोलियो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि आपका एक सर्टिफिकेट होता है ना, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं, वैसे ही मूल्यांकन पोर्टफोलियो होता है, जिसमें आपके हर एक एक्टिविटी का बायोडेटा होता है। ठीक है, कि आपने कब क्या किया, कहाँ पर आपके कौन से सब्जेक्ट में कितनी कमी है, क्या क्या सीखने की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें। एक होता है एनेक्डोट, ठीक है, जिसको एनेक्डोट होता है, जैसे कि वो आपका हाजिरी जो बोलते हैं ना, जिसमें एक एनेक्डोट है जिसमें सभी बच्चों का रिकॉर्ड होता है, तो ये एनेक्डोट होता है। तो इससे भी सवाल बनते हैं किसमें, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा मूल्यांकन पत्र जो कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, एनेक्डोट है। क्यों? क्योंकि हाजिरी कहाँ किसी का ट्रांसफ़र की जा सके। एक स्कूल में आपका नाम है, सभी बच्चों का नाम है, अब उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता नहीं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो सकता है। आप 5वीं क्लास में कितना नंबर पाते हो, 6वीं क्लास दूसरे स्कूल में जाओगे तो अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे, तो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी मूल्यांकन अभिलेख दिखेगा आप पोर्टफोलियो लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या चाहता है, काचिद मतलब कोई अध्यापिका, छात्र जो है छात्र शिक्षण के समय, छात्र शिक्षण के निष्पादन मतलब कि प्रदर्शन, भिन्न भिन्न अवसर के प्रकरण के दौरान, मतलब कि प्रकरण के दौरान एकत्रतानि करोति, मतलब कि प्रकरण को एकत्र करके रखती है। तानि मूल्यांकन अभिलेखे लेखितुम, और कुछ कुछ जो आपके यहाँ पर मूल्यांकन अभिलेख को अंकित करती रहती है। तो इस चीज़ को देखिए, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है, आपको अगर पढ़ सकते कंफर्टेबल पढ़िए। लेकिन अगर आप इतने कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यूज़ वाले नहीं हो, जैसे संस्कृत इतना यूज़ नहीं करते हो, तो आप मोटा मोटी शब्दों को पकड़ो और वहाँ से क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से कर सकते हो, ना सही से कुछ सही, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो मेरा मतलब यह है कि जितना फ़ायदा आपसे हो सके उतना करवा दो, नहीं तो वरना यार क्लासेस ले लेकर के सीखने की कोशिश करोगे, जीवन भर तो आपको संस्कृत सीखना नहीं है, सिर्फ नंबर उड़ाना है। तो नंबर उड़ाने के लिए ये अप्रोच मेरे हिसाब से अच्छा है, बाकी इच्छा आपकी है। जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको भी सीखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, भाषा कक्षया कथानाम उपयोग का प्रक्रिया समीचीत वर्तते, समीचीना वर्तते। तो यहाँ पर समीचीना मतलब कि सही की बात की जा रही है। तो भाषा शिक्षण कथा में, जैसे भाषा शिक्षण में हम कथा का उपयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा दादी नानी क्या सुनाती हैं, कथा सुनाती थी। ठीक है, तो कथा क्यों सुनाया जाता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ के बारे में। नैतिक उपदेश कथायाम प्रयोग, तो नैतिक उपदेश के बारे में बात करी जाती है क्या, तो कथा का मतलब जरूरी थोड़ी नैतिकता के बारे में हो, कथा तो किसी चीज़ के बारे में हो सकती है। ठीक है, कामपि संरचना शिक्षयितु कथानाम प्रयोग,
तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी संरचना जो है शिक्षा में कथा का प्रयोग के बारे में बात करी जा रही है। कोई भी संरचना आप देखोगे बनाओगे शिक्षा में, तो क्या कथा का प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है क्या? तो देखिए भाषा कक्षा, जब भी भाषा की क्लास होती है तो उसमें कथा का उपयोग एक टीचर क्यों करता है? मैं भी अगर कोई भाषा का, जैसे हिंदी क्लास ले रहा हूँ, संस्कृत का मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं संस्कृत के क्लास में ना मैं कथा का प्रयोग करूँगा। कथा का प्रयोग करने से क्या होता है कि आपको जो यहाँ पर देखोगे ना स्ट्रेटजी रूपे कथा श्रवण, ठीक है, तो कथा को सुना जाता है। और कथा को सुनने से क्या मिलता है, देखिएगा, कथा को सुनने से ये मिलता है कि जैसे कथा के कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना, कुछ टैग होते हैं, वो आपको समझ में आने लगता है। जैसे कि राम जी ने रावण को मारा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो बुरा आदमी था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब ये दिमाग में आपके टच करेगा, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, और कल को कहीं भी ये शब्द सुनने को मिलेगा तो आपको याद आएगा, यार हाँ सर ने तो बताया था। तो कहीं ना कहीं कथा से क्या होता है कि आपके विचार जो है थोड़े से बढ़ते हैं, आपके जो शब्द होते हैं वो बढ़ते हैं, आपका जो दिमाग होता है भाषा को लेकर के थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। इसीलिए कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी स्ट्रेटजी के रूप में। अगर भाषा में अगर प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कथा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि जो है बच्चों के दिमाग में भाषा को लेकर के थोड़ा सा ब्रॉडनेस आ जाए, थोड़ा सा विस्तार आ जाए। ठीक है, याद रखिएगा। अब विचार रूपे कथा श्रम, विचार के लिए बात नहीं की जाती है, यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात की जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर कथा जो होता है सुनने से क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो है वो एक विस्तार देखने को मिलता है, चाहे मौखिक रूप से हो, चाहे सोचने को संज्ञानात्मक रूप से हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। यदा छात्र द्वितीयां तृतीया वा भाषा शिक्षति एतत्कथ्यते, मतलब कि एक भाषा जो है दूसरा तीसरा भाषा सीखता है, इसको क्या कहा जाता है? तो भाषा अधिग्रहण तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एलईडी के बारे में क्या कहते हैं कि भाषा जो पहली भाषा सीखी जाती है, जैसे माँ बाप बातचीत करते हैं, समाज बातचीत करता है, तो बच्चा अपने आप देख करके सीखता है। तो चौमस्की साहब क्या कहते हैं कि बच्चों के अंदर एलईडी होता है, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को देख देख करके सीख जाते हैं। तो ये तो दूसरी और तीसरी भाषा के बारे में बात ही नहीं करता। सूक्ष्मीकरण मतलब आप समझ ही रहे हो कि ऑब्स्ट्रक्शन की बात की जा रही है, जैसे भाव की बात की जा रही है। तो भाषा का भाव की अगर बात करें, सूक्ष्मीकरण छोटी चीज़ों की बात करें, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब समझते हो भाववाचक, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रैक्शन की बात करें, सूक्ष्मीकरण भाषा को छोटा करने की बात करें, तो यार भाषा 2-3 सीखोगे तो छोटा कहाँ से हो गया? छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। भाषा विकास क्या होता है, मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि भाषा का विकास क्या होता है। जैसे कि पहले आप लोग क्या करते हो, बोलना सीखते हो, ठीक है, पहले बोलना आप सीखते हो। बोलना सीखने के बाद आपको क्या लगता है कि अब भाषा को ना थोड़ा सा विकास की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करोगे, जैसे हिंदी सीखना है आपको, तो भाषा में क्या ग्रामर सीखना स्टार्ट कर दोगे, नॉवेल्स हिंदी के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके पास शब्दों का भंडार स्टार्ट हो जाएगा, वोकैब्स आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब 2 भाषा 3 भाषा सीख लोगे तो कैसे विकास होगा? ठीक है, जैसे कि किसी के पास आप देखोगे, आप ही की बात करें, आपने एक बिजनेस खोला, ठीक है, एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस को बहुत आगे ले जा रहे हो, तो एक ही बिजनेस को बहुत आगे ले जाओगे। लेकिन पता चला आपने दूसरा बिजनेस खोल लिया, तीसरा बिजनेस भी खोल लिया, तो इसको बिजनेस का ग्रोथ नहीं कहा जाएगा। उसी बिजनेस को जब आगे ले जाओगे तो उसको बोला जाता है विकास। ठीक है, अब 4 चीज़ें आप खोल लो तो उससे विकास तो होगा नहीं। हाँ ठीक है, आपके पास वेराइटी है, वो एक मायने में कह सकते हैं कि आप ग्रोथ ले रहे हो, लेकिन बिजनेस का तो ग्रोथ तब होगा ना जब उसी बिजनेस को आगे ले जाओगे। ठीक है ना। तो भाषा अधिगम की अगर बात करें कि जैसे कि अधिगम का क्या होता है कि 2 भाषा 3 भाषा 4 भाषा सीख गया तो इसको लर्निंग कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा को सीखना भाषा अधिगम कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विकास आपको मैंने बता दिया, विकास कैसे होता है। भाषा को सीखने के लिए आप क्या करोगे, उसी के अंदर वैरायटी लेकर के आओगे। लेकिन 2 भाषा 3 भाषा सीख रहे हो, कोई भी भाषा पहली बार सीख रहे हो तो उसको भी भाषा अधिगम कहते हैं। दूसरी भाषा सीख रहे हो उसको भी भाषा अधिगम कहेंगे, तीसरी भाषा सीखोगे उसको भी भाषा अधिगम ही कहेंगे। लेकिन विकास की अगर हम बात करेंगे तो विकास के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसी भाषा में प्योरिटी लाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा और समय लूँगा आपका कि भाषा, जैसे कि आपने हिंदी सीखा, तो माता पिता ने बोलना सीखा होगा, उसके माता पिता बोलते थे तो आपने छोटे में सीख लिया, लेकिन आपको हिंदी के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता था। एक छोटे बच्चे को हिंदी सब कुछ बोलने आता है कि मम्मी मैं बाहर जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन बच्चे को दे दिया जाए कि इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा ये शब्दों को अरेंज करके दिखाओ, तो बच्चा नहीं अरेंज कर पाता। मतलब कि भाषा की नॉलेज तो है, लेकिन भाषा के बारे में उसको इतनी सारी चीज़ें नहीं पता जितनी भाषा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस भाषा के अंदर जब देखोगे तो भाषा के अंदर जब विकास करने की बात आएगी तो ग्रामर पढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेगा, तो भाषा का विकास उसका होगा। लेकिन भाषा तो सीख लिया था, वो विकास कब होगा
जब उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा, जब चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेगा। आप भी बहुत सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन क्या है, अधिगम कर रहे हो, लेकिन विकास कब होगा? जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जब आपके पास नौकरी होगी, तभी तो आपका विकास होगा। अभी विकास रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? बिल्कुल रुका हुआ है, लर्निंग स्टार्ट है। तो याद रखिएगा, भाषा सीखना जो है भाषा अधिगम है, लेकिन भाषा अधिगम में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, उसको भाषा विकास कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है भाषा सीखने को लेकर के। ठीक है, चलिए, सा प्रक्रिया यस्य माध्यमेन छात्र पठनम शिक्षति कथ्यते। तो भाषा ऐसी प्रक्रिया जिसमें माध्यम से छात्र पढ़ना सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको विकासात्मकता बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पढ़ना सीखते हैं। अब मान के चलिए कि बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, बोलना स्टार्ट करता है, तो बोलना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की साहब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। लेकिन बोलना अगर सीखता है बच्चा तो ये तो बोल लेता है, क्योंकि जन्मजात है, क्योंकि ये चीज़ें मिल जाती हैं दिमाग के अंदर। लेकिन छात्र जो है पढ़ना सीखता है, तो पढ़ना जब सीख रहा है मतलब कि छात्र क्या कर रहा है? विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उसका विकास हो रहा है। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को यही चीज़ बताने की कोशिश की कि भाषा तो सीख रहा है, लेकिन भाषा के अंदर जब आप देखोगे, भाषा बोलना तो सीख गया, लेकिन अब भाषा सीखने के बाद जब वो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करने लगता है ना, तो पढ़ना तो ऐसे ही होगा नहीं, पढ़ने में और लिखने में समन्वय स्थापित करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ेगा। और जब बच्चा सीखने लगता है, पढ़ना, भाषा नहीं पढ़ना सीखता है, तो उसको बोलते हैं भाषा विकास। ठीक है, तो याद रखिएगा, विकासात्मकता इसको बोला जाता है। मैं क्वेश्चंस पर टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं 20 मिनट में अगर आपको 10 क्वेश्चन करवाता हूं तो आप मान के चलो कि बहुत ही आपका संस्कृत जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने में। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कंजूसी मत करना, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में तो ये तो करना ही चाहिए आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि आप भी जब टीचर बनोगे आपको भी गुरु दक्षिणा सरकार देगी ही, कोई दिक्कत है ही नहीं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्रारंभिकेषु वर्षेषु छात्राणाम त्रुटियाँ, मतलब छात्रों की त्रुटि को प्रारंभिक, जैसे कि मान के चलिए कि कोई छात्र जो है त्रुटि कर रहा है। ठीक है, तो जब छात्र त्रुटि कर दे रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को तत्काल उसको संशोधित कर देना चाहिए। जैसे बच्चे से मैंने एक सवाल पूछा, ठीक है, कि बताओ अधिगम क्या है? ठीक है, भाषा क्या है? बोलने को भाषा कहते हैं या लिखने को भाषा कहते हैं? ठीक है, तो छात्र ने बोल दिया कि सर सबसे पहले तो हम लोग पढ़ना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला बेवकूफ़ हो गया यार, कैसी बात कर रहे हो? पहले बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो तुरंत संशोधन नहीं करना है, बेइज्जती हो जाएगी भाई बच्चे को, बच्चे हंसेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये चीज़ क्यों बताई जा रही है? आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा कि जब बच्चा गलत बताता है तो बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, तो इस चीज़ को रोका जाता है। बच्चों को डायरेक्ट नहीं मना करना होता है, कदापि ना उसको संशोधित नहीं करना। बैठ जा बेटा, छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, चलो तुम जो जानते हो वही जानो, ऐसा भी नहीं करना। अभ्यासेन ध्यानगता कर्तव्य, मतलब कि उसको अभ्यास के थ्रू चीज़ों को सिखाने की कोशिश हम लोग करते रहेंगे, बच्चा सीख जाएगा। और अभ्यास का मतलब ऐसा नहीं कि रटने का अभ्यास, मतलब कि ध्यान दे दे करके उसको अभ्यास करवाएंगे। जब भी रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ इस चीज़ की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे से उस चीज़ के बारे में पूछना स्टार्ट करेंगे। बेटा बताओ, 4 लोगों से पूछ लिया, 4 लोगों ने बताया, जैसे कि मान को चलो इसने बोला कि पहले पढ़ना सीखते हैं फिर बोलना सीखते हैं, बाकी बच्चों से बोला तो बाकी बच्चों ने बोला पहले सर बोलना सीखते हैं पढ़ना सीखते हैं। 4 बच्चों से पूछ लिया, फिर हमने उसको दोबारा से खड़ा करा, बताओ पहले बोलना सीखते हैं कि पढ़ना सीखते हैं? तो बच्चा बोलेगा सर पहले बोलना सीखते हैं फिर पढ़ना, क्योंकि उसे लग गया कि हाँ 4 बच्चों ने अगर बताया है तो 5वां सही है। और सर की भी यही पैटर्न है, सर भी ऐसे ही करते हैं, जब गलती होती है तो 4 लोगों से पूछने के बाद हमसे पूछते हैं, तो पैटर्न भी यही है सर का, तो मतलब यही सही आंसर है। और बता करके मैं भी अपना कहीं ना कहीं अब बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरीके से बच्चों को सिखाना होता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं कराना होता है कि भैया आज तू कर नहीं तो तुझे घर नहीं जाने दूंगा, इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना। आंसर नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा भाषा शिक्षण संदर्भे किम सत्यम नास्ति है। देखिए टैग वर्ड की वीडियो आपने नहीं देखी है तो टैग वर्ड की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, संस्कृत को लेकर के बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी और क्विजेज भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, उसको देखिएगा ज़रूर। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत सारे बच्चे पहले डर जाएंगे, लेकिन डरना है नहीं, एक बार नज़र मार लेना है मोटा मोटी। मैंने आपको जो बताया है नास्ति है, मतलब कि जो गलत होगा उसको यहाँ पर चुनना है। तो 4
में से जो है ना 3 ऑप्शन तो एक जैसे ही दिखेंगे जो कि छात्रों के हित में होंगे, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो छात्रों के अहित में होगा। तो अब देखिए भाषा युक्तम एकस्य द्वितीय भाषा अंतर संकेते छात्र बहुभाषण शिक्षण से योग्यताधारी, ठीक है, योग्यता निगेटिव होता है बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। उचित अवसर अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय वैदेशिक भाषा शिक्षण में बाधा करोति, मतलब द्वितीय भाषा जो है सीखने में बाधा करती है, गलत हो गया। कोई भी मातृभाषा जो है वो द्वितीय भाषा को सीखने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है क्या? नहीं उत्पन्न करती है। क्यों? बाधा करोति आपको जहाँ भी दिखेगा आपको याद रखना है कि कोई भी भाषा दूसरे भाषा में बाधा नहीं डालती। जैसे आपको अंग्रेजी सीखना है, जैसे आप संस्कृत सीखना चाहते हो, मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे? हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, आपकी मातृभाषा है हिंदी, मैं आपकी मातृभाषा में अगर बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, और आपको सिखा क्या रहा हूँ? दूसरी भाषा संस्कृत सिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप संस्कृत सीख रहे हैं और मैं अपने भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बाधा हो रहा है या फिर सहयोग मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, संसाधन है। तो बिल्कुल भाषा को एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि बाधा के रूप में। तो याद रखिएगा, मैं अगर हिंदी में आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ मतलब कि आपको एक संसाधन के तौर पे हिंदी का भाषा है और आपको सीखने के लिए मिल रहा है संस्कृत, तो इसलिए बाधा नहीं होता है। दूसरा भाषा तीसरे भाषा को सिखाता है, ना कि बाधा पहुँचाता है। तो ये वाला आंसर तो आपका गलत हो गया। पूछा है नास्ति मतलब नहीं है, आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ हम लोगों ने 8 से 10 प्रश्न कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, आपका पेपर निकल जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ लीजिए, तरीके से पढ़ाई जा रही है, सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है। और जो मैं पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ ना दोस्त, अगर उसको आपने पढ़ लिया, यकीन मानिए आपका शिक्षक भर्ती में जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे वो सब सही होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा ईगो से बचिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ लीजिए, बाकी आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मेहनत कीजिए, सफलता लीजिए, क्योंकि इसके बिना जीवन में कोई विकास नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।